वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ माय स्टडी। दिस इज रवि गंगले हेयर और आज हम कंप्लीट करने वाले हैं एक और नए चैप्टर को लहासा की ओर, जिसके लेखक हैं राहुल संकृत्यायन। अब देखिए, इस चैप्टर को शुरू करें इससे पहले थोड़ी सी लेखक के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो राहुल संकृत्यायन, जिनका जन्म 1893 में हुआ था, इनका ओरिजिनल नाम क्या है? केदार पांडे। और इनका जन्म हुआ था पंधा नामक गांव में, जो आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में है। देखिए, अब चैप्टर शुरू करते हैं। इससे पहले इसकी थोड़ी डिटेल ले लेते हैं। देखिए, आपने कभी रिटर्न ब्लॉग के बारे में सुना है क्या? रिटर्न ब्लॉग्स, जैसे आपने ब्लॉग देखते हैं, कोई व्यक्ति कहीं जाता है, उस जगह की ब्लॉग की शूटिंग करता है, फिर वहाँ पर देखिए क्या हो गया। इसी तरीके से जब लेखक ने अपनी प्रथम तिब्बत यात्रा की थी, तो उसी से एक छोटा सा पार्ट लिया गया है लहासा की ओर। तो उसी के बीच में जो लेखक ने वहाँ का एकदम मनमोहक चित्रण लिखित रूप से किया है, एक प्रकार से इसको लिखित ब्लॉग कह सकते हैं। इस चैप्टर को आपको समझने में इस तरीके से काफ़ी आसानी होने वाली है। 1929 से 1930 के बीच में की थी, जब भारतीयों को प्रतिबंध लगाया हुआ था, बैन था भारतीयों का तिब्बत की ओर आना जाना। तो अब जो देखिए चैप्टर शुरू होता है, जब लेखक वहाँ पर पहुँचते हैं और देखते हैं कि वह उन्हें एक रास्ता दिखाई पड़ता है। वह रास्ता बताते हैं कि नेपाल से तिब्बत जाने की ओर पहले जाने वाला मात्र एक रास्ता है, यह मुख्य रास्ता है। और क्या है कि यह व्यापारिक रास्ता भी है, यहीं से जो सामान आना जाना होता है, यहीं से भारत का सामान जो जाता है वह तिब्बत की ओर जाता है, आता है। और लेखक यहाँ पर यह भी बताते हैं कि यह सैनिक रास्ता भी है, यहाँ पर सेनाएं भी आती जाती थीं। अब यहाँ पर लेखक को कुछ किले दिखते हैं, तो लेखक उन किलों के बारे में बताता है। हे गाइस, वो किला देखिए, ये चीनी किला है। इस चीनी किले में एक समय पे चीनी सेनाएं रहा करती थी। यहाँ पर जगह जगह पर चौकियाँ बनी हुई हैं, चौकी, पुलिस चौकी नहीं होती उस तरीके से, जहाँ पर सेनाएं तैनात रहती थी और आने जाने वालों की चेकिंग वगैरह किया करती थी। टूटे हुए चीनी किले वगैरह पड़े हुए थे, उन किले के ऊपर किसानों ने अपना बसेरा बना लिया था। इसी जगह में से एक जगह पर लेखक चाय पीने के लिए रुका था। अब लेखक बताते हैं कि जहाँ पर एक तरफ तो जहाँ पर तिब्बत यात्रियों के लिए सुविधा है कि यहाँ पर जाति पात नहीं है, रूढ़िवादिता सोच नहीं है, यहाँ पर छुआछूत नहीं है, औरतों के लिए पर्दा प्रथा नहीं है। वहीं दूसरी ओर कोई भी व्यक्ति जो बिल्कुल ही अनजान क्यों ना हो, वह किसी भी घर में जा सकता है, आ सकता है। वहाँ पर किसी भी महिला को वो चाय पत्ती दे उनको दे सकता है और अपनी चाय बनवा सकता है। बताते हैं कि सिर्फ जो बहुत ही ज़्यादा निचले स्तर के भिखमंगों को घर के अंदर नहीं आने दिया जाता। बाकी कोई भी व्यक्ति जो कितना भी अनजान हो, वह वहाँ किसी भी घर में आ सकता है, जा सकता है, किसी भी औरत को चाय की पत्ती देकर उससे चाय बनवा सकता है। अब यहाँ पर जब चाय पीने के बाद लेखक यहाँ पर वो कहाँ थी, एक परित्यक्त यानी पूरी तरीके से त्याग दिए गए चीनी किले के अंदर, जहाँ पर वो चाय पीने के लिए रुके थे, वहाँ से चलने लगी। तो अब एक व्यक्ति आया वहाँ पर और राहदारी मांगने लगा। राहदारी क्या? राह मीन्स रास्ता, दारी यानी टैक्स, रोड टैक्स। अब आया तो लेखक ने उसे अपनी चिटें दे दी और अपने मित्र जो उनके साथ उनकी यात्रा कर रहा था, जो एक बिच्छू था, मॉन्क वगैरह नहीं कहते इनको, वह था, तो उसकी वो दे दी, चिटें दे दी और फिर वहाँ से चलने लगा। अब लेखक बताते हैं कि यहाँ पर वह किस रूप में यात्रा कर रहे थे, भिखमंगे की। बताते हैं कि वहाँ भी सुमति के जान पहचान के कई सारे लोग रहते थे। इस बार वो लेखक बताते हैं कि वह भिखमंगे के रूप में थे, फिर भी उन्हें रुकने के लिए अच्छी जगह मिल गई थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सुमति जो उनका मित्र है, उसके जान पहचान के कई लोग रहते थे। बट अगली बार जब 5 साल बाद वह फिर इसी स्थान पर आते हैं, तब उन्हें एक गरीब की कुटिया में रहने के लिए जगह मिलती, झोपड़ी में रहना पड़ता। क्यों? क्योंकि उस बार उनके साथ सुमति नहीं था, उनका मित्र नहीं था, इसलिए उन्हें अच्छी जगह रहने के लिए, रुकने के लिए नहीं मिली। बोलते हैं लेखक, और फिर लेखक बताते हैं कि अब हमें सबसे खतरनाक जगह, सबसे खतरनाक डांडा थोडला पार करना था। डांडा में सोता है ऊंची ज़मीन और थोडला में सोता है जो बॉर्डर से लगी हुई ज़मीन, सीमा से, जो किसी देश की दूसरे देश की सीमा से लगी हुई जो गांव वगैरह, ज़मीन वगैरह, तो उसे कहते हैं डांडा थोडला। देखिए, अब लेखक बताते हैं कि हमें तिब्बत की सबसे ज़्यादा खतरनाक जगह डांडा थोडला को पार करना था, जो लगभग 16 से 17,000 फीट ऊंचाई पर था। लेखक बताते हैं कि इतनी ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ के आसपास ना तो कोई गांव गिराव है, यानी मतलब कोई गांव वगैरह में कोई बसेरा वगैरह नहीं है, ना भीड़ भड़क्का है, और यहाँ पर नदियों के मोड़ भी हैं।
अब यहाँ पर पहाड़ों के कारण मतलब कोने पड़ जाते पहाड़ के, इस कारण कोई व्यक्ति आ रहा है सामने से या नहीं आ रहा है वह कुछ दिखाई नहीं पड़ता। अब लेखक बताते हैं डाकुओं के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी जगह, सबसे ज़्यादा उचित जगह यही पड़ती है। एक तो इतनी ऊंचाई पर है, दूसरी बात डाकू पहले किसी व्यक्ति को कत्ल कर देते हैं, उन्हें जान से मार देते हैं, उसके बाद चेक करते हैं इसके पास कुछ सामान है या नहीं। पर लेखक को इस बात का डर नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इस बार जब लेखक यात्रा कर रहा था तब वह भिखमंगे के वेश में था। अब भीख और जैसे ही उसे आभास होता कि अब मेरे ऊपर खतरा आने वाला है, तब वह अपनी टोपी उतारता, नीचे करता, अल्लाह दे दे रे बंदे, दे दे रे बंदे, दे दे, ऐसे करने लगता, भीख मांगने लगता। इसलिए उसे जैसे ही इस जगह का आवाज होता कि यहाँ पर खतरा है, वह भीख मांगने लगता। और लेखक बताते हैं कि यदि गांव के बीच में कोई मर्डर हो जाए, खून हो जाए, तो उसका पता कर पाना तो आसान है, अब क्योंकि भीड़ भड़का है। पर इतने ऊंचे पहाड़ पर कोई व्यक्ति का मर्डर हो जाए, अब ना तो कोई गवाह है ना कुछ, और यदि उस डाकू वगैरह उस व्यक्ति को जिंदा छोड़ दें तो फिर डाकुओं को लिए भी दिक्कत रहती कि आगे जाकर या पुलिस को बता देगा, आर्मी को बता देगा, किसी को बता देगा, तो इसलिए उन लोगों को भी इस चीज़ की दिक्कत रहती। इसलिए पहले वो आदमी को मार डालते, उसके बाद उसकी फिर चेकिंग करते कि इसके पास कुछ सामान है या नहीं। अब ना तो देखो खुफिया विभाग और ना ही पुलिस उतना खर्च नहीं करती। लेखक बताते हैं कि यहाँ पर जब हथियार का कानून नहीं था तब क्या था, लोग बंदूकों को इस तरीके से लेकर घूमते थे जैसे कोई लाठी डंडा लेकर घूम रहा हो। पड़ा था लेखक के लिए कि उसे अब 16 से 17 मील दूर तक की यात्रा करनी थी, पहाड़ पर चढ़ाई करनी थी और सामान के साथ में यात्रा करनी थी। यह यात्रा करना मुश्किल था, इसलिए लेखक और उसके जो साथी थे वह कहते हैं कि घोड़े को अब किराए पर ले लेना चाहिए, वहाँ पर घोड़े मिलते होंगे। तो सबने घोड़े पर सवार होकर चलने का निर्णय लिया। दोपहर तक लेखक अपने साथियों के साथ डांडे के ऊपर जा पहुंचा, जहां पर उन्हें ऊपर तक पहाड़ के जाना था, वहां पर दोपहर तक पहुंच गए। बताती हैं कि यहाँ का दृश्य सबसे ज्यादा मनमोहक था। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमें पहाड़ दिखाई पड़ रहे थे, श्वेत बर्फ से ढके हुए हिमालय के पहाड़ दिख रहे थे, और कुछ पहाड़ ऐसे थे जो बिल्कुल ही नंगे थे। नंगे मीन्स जिनके ऊपर ना तो हरियाली थी और ना ही बर्फ थी। जिस डांडा पे थे जो लगभग 16 से 17 हजार फीट की ऊंचाई पर था, उसके जो सबसे टॉप था उसके ऊपर था एक मंदिर जो कि रंगीन कपड़ों से सजाया हुआ था। अब लेखक का जो घोड़ा था वह धीरे धीरे चल रहा था। अब इस बीच रास्ता भटकने के कारण, मतलब घोड़ा धीरे धीरे था, अब उसके जो साथी थे वो आगे निकल गए, अब लेखक पीछे रह गया। तो रास्ता भटकने के कारण लेखक अपने साथियों से बिछड़ गया, यानी उनसे पीछे हो गया। अब जिस कारण लेखक के जो मित्र हैं सुमति के पास विलंब से पहुंचा, उन्हें देर हो गई। अब रास्ता ऐसे भटके थे लेखक कि मालूम वो चलते जा रहे थे, पीछे थे। अब वहां पर क्या था कि एक जगह पे दो रास्ते आ पड़े, एक था मोड़ आ गया, मतलब एक दाएं तरफ जाने का, एक बाएं तरफ जाने का, इस तरीके से समझ लीजिए। अब लेखक ने सोचा कि चलो हम बाएं तरफ निकल देते हैं। अब लेखक जब बाएं तरफ निकले और लगभग 10-15 किलोमीटर आगे निकल गए, तब उन्हें पूछा कि थोड़ा जाने का रास्ता यही है, लड़कों जाने का। तब बोले नहीं, आपने गलत रास्ता चूज कर लिया है, आपको बगल वाले रास्ते से जाना था। अब बताओ, एक तो वैसे ही घोड़ा मारा चल रहा था और ऊपर से इनने रास्ता भटक गए तो और लेट हो गए। तो लेखक फिर उस जगह से वापस गया। वापस जाने के बाद फिर उसी रास्ते को चूज किया दाएं हाथ तरफ के, और फिर जाकर अपने मित्र सुमति के पास विलंब से पहुंच गया। अब सुमति का चेहरा गुस्से से लाल, गुस्से जितनी जल्दी गुस्सा आता उतनी जल्दी उसका गुस्सा ठंडा भी हो जाता। लेखक कहते हैं देखो इसमें मेरी तो गलती है नहीं, अब रास्ता भटक गया। अब सुमति बताते हैं कि उसकी चाय 3 बार गर्म करनी पड़ी जब लेखक इतनी लेट पहुंचे। वे इंतजार करते हुए 2 टोकरी कंडे फूंकने के कारण नाराज हो रहे थे, यानी इतनी ठंडी होगी शायद वहाँ पर। कंडे तो सब लोग जानते हैं, गोबर के बनते हैं उपले, उसको कंडे बोलते हैं। तो 3 टोकरी कंडे फूंकने के बाद आ रहे हैं मतलब लेखक, तो वो नाराज होने लगे। लेखक द्वारा बताए गए कारण के उनकी जानकर उनका गुस्सा शांत हो गया। लेखक ने बताया कि हम रास्ता भटक गए, दाएं हाथ तरफ जाना था, बाएं हाथ तरफ आ गए। इस तरीके से सुनकर उनका गुस्सा भी चला गया। वहाँ पर रुके
और फिर वह पहुंच गए तिर्री के एक विशाल मैदान में। अब पहाड़ी इलाके में बीच में एक मैदान दिख गया लेखक को। लेखक और उसके साथी अब तिर्री के मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा हुआ एक टापू सा मालूम होता है। जैसे मान लो समुद्र के बीच में कोई जगह निकली रहती है प्लेन, तो उसको अपन लोग टापू बोलते हैं। तो वैसे ये भी एक टापू के समान ही था, जो पहाड़ों से घिरा हुआ था। आसपास के गांव में सुमति के जानने वाले लोग रहते थे, और सुमति की इच्छा भी थी कि अब जाएं, उनसे मिलें, उनसे बातचीत करें। पर लेखक ने उन्हें मना कर दिया कि गांव में ज़्यादा दूर तक नहीं जाना है, और हम बाद में, तुम आ जाना, कभी जाना होगा, अभी नहीं जाना तुम्हें वहाँ पर। लेखक ने उसे मना कर दिया और गांव के खत्म होने पर पैसे देने के लिए कहा। अगले दिन लेखक वहां से 10 बजे निकला। अब तिब्बत की कड़ी धूप में उसका ललाट जल रहा था, यानी सिर इतना सब पूरा तेजी से जल रहा था, इतनी तेज धूप में। इसलिए उसने अपना सिर एक मोटे कपड़े से ढक लिया। लेखक और उसके मित्र पहुंचते हैं शेखर विहार। अब देखिए, अब उसके जब मित्र शेखर विहार में आ गए, तो वहां पर जो जमीनें थीं, वहां की जमीनें छोटे छोटे जागीरदारों में बटी हुई थीं, जिनका हिस्सा मठों के हाथ में था। जागीरदार को मजदूर बेगार में ही मिल जाते थे। अपना काम कराना हुआ तो ऐसे बेगार में मजदूर मिल जाते थे उसे। यहाँ एक अच्छा मंदिर भी था, जिसके अंदर लगभग 103 पोथियां रखी थी, यानी कहानी वगैरह, जो गौतम बुद्ध ने अपने हाथों से लिखी हुई थी। इस तरीके से 103 पोथियां रखी हुई थी, जिसमें से एक एक का वजन लगभग 15-15 शेर से कम ना था। अब लेखक ने वहां पर बैठ के उन पोथियों को पढ़ा, अध्ययन किया उनका। एक दूसरे दिन और दूसरे दिन भिक्षु नमसे से विदाई लेकर अपने साथियों के साथ तिडरी गांव की ओर पैदल ही चल दिए, क्योंकि पास में हो ज़्यादा दूर नहीं होगा, इसलिए भाई वहां से पैदल ही चल दिए। हमने चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया है। अब हम जो पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न उत्तर हैं उनको देखते हैं, ठीक है। तो अब जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, वह है कि थोडला के आखिरी गांव में पहुंचने पर भिकमंगे के, मतलब सीधी सीधी बात ये है कि भिकमंगे के विस्फोट होने के कारण भी लेखक को अच्छी जगह रुकने के लिए मिली, पर जब 5 साल बाद वह फिर इसी स्थान पर आया तो उसे जगह क्यों नहीं मिली। तो देखो, सीधी सीधी बात यह है कि थोडला के पहले के आखिरी गाँव में पहुँचने पर, जो मतलब गाँव में, जिस गाँव में वह पहुँचे थे, उस गाँव में भिकमंगे के भेष में होने के बावजूद भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल गई, क्योंकि भिकमंगे के भेष में यात्रा करते समय लेखक के साथ सुमति थे, और सुमति की यहाँ पर अच्छी जान पहचानती थी। सुमति के जान पहचान के लोग यहाँ रहते थे। और जब दूसरी बार अच्छी तरह से आए थे, यात्री के भेष में, भद्र स्वरूप में, जेंटलमैन बनकर आए थे, तब भी उन्हें एक झोपड़ी में रहना पड़ा, क्योंकि उस समय उनके साथ उनका कोई मित्र नहीं था, सुमति मित्र नहीं था उनके साथ, इसलिए उन्हें एक झोपड़ी में रहना पड़ा, गरीब की। दूसरा क्वेश्चन है, उस समय तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस तरह का भय बना रहता था। तो देखिए, उस समय तिब्बत में हथियार का कानून न होने के कारण लोग लाठी डंडी की तरह हथियार को लेकर घूमते थे। वहाँ अनेक निर्जन स्थान थे, जहाँ ना कोई पुलिस का प्रबंध था और ना ही खुफिया विभाग का। डांडे जैसी खतरनाक स्थानों पर डाकू यात्रियों को पहले तो मार देते, पहले उनको ख़त्म कर देते, बाद में उसके बाद देखते कि सामान क्या है। यानी वो भी तो, डाकू भी तो अपनी सुरक्षा देखेगा कि मतलब कोई मेरी वो कंप्लेन ना कर दे, तो उनको भी तो अपनी थोड़ी बहुत परवाह होगी, इसलिए पहले वो मार देते। उसके बाद तो मतलब वहाँ पर मर्डर करना बहुत ही ज़्यादा आसान था। यदि आप भी वहाँ पर डाकू होते तो आप भी ऐसा उस टाइम पर कर सकते थे। मजाक की बात है, कह रहे। ओके, तो लेखक लडगोर, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक लडकौर के इस मार्ग में अपने साथियों के किस कारण से बिछड़ गया था। अब बताओ क्यों बिछड़ गए थे। क्योंकि उनका घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था। लेखक लडकौर के मामले से धीरे धीरे बिछड़ गए, क्योंकि उनका घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था, और जैसे ही वो और मारते घोड़े पर, वो और सुस्त हो जाता। मार लो हमें, अब हमें नहीं चलने, जाओ कर लो, क्या करा, ठीक है, इस तरीके से हो जाता। चढ़ाई की थकान का अनुमान कर लेखक उससे मारना नहीं चाहता था। अब लेखक नहीं चाहता था कि घोड़े को मारे, और चढ़ाई का उसका अनुमान भी गलत था। यानी उसको जाना बाएं हाथ तरफ था, वो चला गया दाएं हाथ तरफ, मतलब उसका रास्ता भटका के कारण लेखक गलत रास्ते पर मुड़ गया, और 1.5-2 मील उनको गलत राह पर चलना पड़ा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह है, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने के लिए रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। अब बताओ, बीच में एक बार रोका था ना, पर दूसरी बार नहीं रोका, क्यों नहीं रोका। देखो, जब लेखक शेखर विहार को सुमति को यजमानों के पास रोका, पहली बार रोका क्योंकि उस समय लेखक बुद्ध अनुवाद
बुद्ध वचन अनुवाद 103 पोथियाँ मिल गई थी। यानी लेखक का वहाँ पर टाइम कटने का कोई बहाना मिल गया था उनको पास 103 पोथियाँ थीं जिनको वह बढ़िया मस्ती से पढ़ रहे थे। उनको वहाँ पर टाइम पास करने का तरीका मिल गया था। उनका अध्ययन ज्ञान अर्जन करने के लिए उसमें आवश्यकता थी। वह इन बहुमूल्य पुस्तकों का अध्ययन एकांत में करना चाहता था, पर दूसरी बार उनके पास कोई टाइम पास का जरिया नहीं था। उनका अध्ययन करने का कोई मतलब ऐसा विचार नहीं था, इसलिए वहाँ पर वो नहीं रोकते। वो कहते जाओ, और दूसरी बार कहते नहीं जाना, बाद में जाना तुम। ठीक है। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। देखो, ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर तेज धूप में चलना पड़ा। इतनी तेज, उसका माथा इतना जल रहा था, फिर भी वो चल रहा था। वाह वाह विशाल। ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर तेज धूप में यात्रा करनी पड़ी, यानी रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ था, उसमें यात्रा करनी पड़ी। दूसरी बात क्या है, तिब्बत में हथियार का कानून न होने के कारण लेखक को जान का खतरा बना रहता था। वहाँ पर डाकू पहले मर्डर करते, उसके बाद उस व्यक्ति की चेकिंग करते कि उसके पास कोई सामान है या नहीं। भिखारी के भेष में उनको क्या बोलते हैं कि वो यात्रा करनी पड़ी भिखारी के भेष में। और सुमति के पास देर से पहुँचने के कारण उनका घोड़ा को रास्ता भटका, उन्होंने वो रास्ता भटक गए थे, तो इसलिए वो सुमति के पास देर से पहुँचे, और उन देर से पहुँचने के कारण उन्हें सुमति के गुस्से का सामना करना पड़ा। अब बाकी आप लोग बता देना कि उस समय का समाज कैसा था। आपने खुद देखा है, ब्लॉगिंग एक प्रकार से रिटन ब्लॉगिंग आपने पहली बार देखी होगी, हाँ, अभी तक के अपने करियर में, मतलब 9th तक की क्लास में। हाँ, वैसे ब्लॉग अगर होते तो हम लोग देख भी लेते। बाकी एनिमेटेड वीडियो से आपको समझ में मस्त आ गया है, मुझे पता है। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो, और मुझे ये कमेंट में थैंक यू लिख दो सर, थैंक यू।